हाँ भाई, सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार शर्मा, डीपी आर्ट क्लासेज जयपुर। अपन ने लास्ट टाइम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था, और सिंधु घाटी सभ्यता में यदि अपन ने बात की थी तो अपन ने बात कर रहे थे मोहनजोदड़ो पर। कहाँ बात कर रहे थे अपन? अपन बात कर रहे थे मोहनजोदड़ो पर। देखिए भाई, मैं यदि बात करता हूँ मोहनजोदड़ो की आपसे, तो मोहनजोदड़ो पर हम बात करेंगे तो हमने मोहनजोदड़ो की एक प्रतिमा पर हमने सविस्तार व्याख्या कर ली थी, या मोहनजोदड़ो की हमने एक जो प्रतिमा थी वो हमने सविस्तार पढ़ी, और वो आपका क्या था? बृहत स्नानागार को अपन ने पढ़ा। आज अपन बात करेंगे नर्तकी की प्रतिमा। नंबर सेकंड इसकी जो रहेगी वो रहेगी नर्तकी की प्रतिमा। कई बार लिखा क्या आता है? कई बार लिखा आता है डांसिंग गर्ल, या नृत्य किशोरी भी कभी कभी माना जाता है। तो आज अपन ने बात करेंगे इस नर्तकी की प्रतिमा की, कि ये जो नर्तकी की प्रतिमा है, ये जो डांसिंग गर्ल है, इसकी माप क्या है, ये किस आकार में है, और इस नर्तकी की प्रतिमा को किससे बनाया गया है। अपन इस पर बात करने के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे तो इसकी माप की बात करेंगे, और माप की यदि हम बात करें तो 4.1 इंच क्या मानी जाती है? इसकी माप मानी जाती है। यह 4.1 इंच की ये बनी है। इसका माध्यम क्या है? दूसरी बात आती है इसका माध्यम, ब्रांच, यानी कि कांसा, या हम कह सकते हैं पीतल। ये क्या माना जाता है? इसका माध्यम माना जाता है, या ये इसका माध्यम रहा। हमने बात की मोहनजोदड़ो की, नर्तकी की प्रतिमा थी, डांसिंग गर्ल कहते हैं, माप इसकी 4.1 इंच है। इसका माध्यम ब्रांज कह दें, हम उसे कांसा कह दें, या हम उसे पीतल कह दें, ये इसका क्या माना जाता है? माध्यम माना जाता है। अब बात आती है कि इसकी जो मुद्रा है वो कितनी भंगीय है। तो देखिए मुद्रा, और मुद्रा पर यदि हम बात करें तो इसकी जो मुद्रा है वो कैसी है? त्रिभंगीय है। कैसी है? त्रिभंगीय मुद्रा में इसे बनाया गया है, या त्रिभंगीय मुद्रा में ये बनी है। अब देखिए भाई, कई बार इस क्वेश्चंस में क्या आता है, और ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये माप के अंतर्गत अधिकांश आया है कि इस नर्तकी की माप क्या है, इस डांसिंग गर्ल की माप क्या है, इसका माध्यम क्या है। तो माध्यम भी अपन ने पढ़ा, ब्रांज, कांसा या पीतल भी कह सकते हैं। मुद्रा की बात की तो हमने त्रिभंगीय मुद्रा में बनाया गया है। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये जो किशोरी है ये सुरक्षित कहां पर रखी गई है। तो इसकी बात करेंगे हम सबसे पहले संग्रह की, और संग्रह कहां पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली। तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसका क्या किया गया है? संग्रह किया गया है। तो हमने पढ़ा था मोहनजोदड़ो, नर्तकी की प्रतिमा पढ़ी, माप 4.1 इंच थी, माध्यम ब्रांज था, कांसा था, पीतल था, मुद्रा त्रिभंगीय थी, संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसे क्या किया गया है? संग्रहित किया गया है, या ये संग्रहित रहा है। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कि इसमें यदि हम बात करते हैं तो एक प्रतिमा और आती है, और वो प्रतिमा आपकी आती है दूसरी, पुजारी की प्रतिमा। पुजारी की प्रतिमा, ये जो पुजारी की प्रतिमा है, इस पुजारी की प्रतिमा में आप देखोगे तो इसमें कई बार लिखे आता है, या पुजारी की जो प्रतिमा है उसमें लिखा कई बार ये भी आता है कि दुशाला ओढ़े योगी की प्रतिमा। क्या ओढ़े? दुशाला ओढ़े योगी की प्रतिमा। तो आपसे चाहे वो बात कर ले, और चाहे आपसे पूछ ले कि दुशाला ओढ़े, चाहे हम कह दें दाढ़ी वाले योगी की प्रतिमा, तो वो भी होता है। पुजारी राजा की प्रतिमा, तो वो भी होता है। तो हम लिखेंगे मुख्यतः पुजारी राजा की प्रतिमा, पुजारी राजा की प्रतिमा। तो यहां तक अपन ने बात की पुजारी की प्रतिमा की। अब सबसे पहले वही बात आएंगे, वही प्रोसेस हमारे पास है कि सबसे पहले तो हम इसका माध्यम बताएंगे कि माध्यम क्या है। तो इसका जो माध्यम है वो माध्यम जो माना जाता है वो सफेद बलुआ पत्थर माना जाता है। कैसा पत्थर रहा है? सफेद बलुआ पत्थर।
या हम उसे कह दें साबुनी पत्थर। क्या कहते हैं? साबुनी पत्थर। या तो हम उसे सफेद बलुआ पत्थर कह दें, या हम उसे क्या कह सकते हैं? साबुनी पत्थर के नाम से जानते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे माध्यम की। इसका माध्यम क्या है? तो इसका माध्यम है सफेद बलुआ पत्थर। ये होता है। यदि आपको ऑप्शन में सफेद बलुआ पत्थर नहीं मिल रहा है तो हम इसके ऑप्शन में क्या करेंगे, या आपको ऑप्शन में मिलेगा साबुनी पत्थर, तो आपका ये साबुनी पत्थर भी सही माना जाएगा। यहां तक हमने पढ़ा इसकी माध्यम को लेकर बात करके। अब हम इसमें जो बात करेंगे वो करेंगे इसकी माप की, और इसका संग्रह कहां पर है। तो इसकी माप क्या है और इसका संग्रह क्या है। देखिए, इसकी माप की मैं यदि बात करूं तो इसकी माप सेंटीमीटर में भी पूछी जाती है और इसकी माप इंच में भी पूछी जाती है। ये सुरक्षित कहां पर रखी गई है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में। राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में। तो दोनों बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी कर लेते हैं माप की बात। तो माप की हमने बात की तो 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। यदि हम बात कर ले सेंटीमीटर के अलावा इंच की, ठीक है, तो इंच हमें कितना मिलता है? 7 इंच। कितना इंच? 7 इंच। इसका संग्रह कहां पर है? यही मोस्ट है कि इसका संग्रह कहां पर है। तो संग्रह है इसका कराची। कराची राष्ट्रीय संग्रहालय। तो हमने बात कर ली नर्तकी की प्रतिमा की, डांसिंग गर्ल इसे कहा जाता है। माप की बात करी, माध्यम की बात करी, मुद्रा की बात करी, हमने संग्रह बताया, दूसरी पुजारी की प्रतिमा बताई, उसका माध्यम बताया, उसकी आपको माप बताई और उसका आपको संग्रह बताया। तो यहीं तक ये हमारी दोनों की दोनों जो प्रतिमा हैं, जो मोस्ट रहती हैं, वो मोस्ट प्रतिमा क्या होती हैं? प्रमुख मानी जाती है। और यही जो माध्यम वाला क्वेश्चन है ये किस में आया हुआ है? ध्यान रखना, केवीएस भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब हम इसके बाद में जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम मातृ देवी की प्रतिमा के बारे में। किसके बारे में? मातृ देवी की प्रतिमा। तो ये हमने पॉइंट एक एक करके क्लियर किए, अच्छे से पढ़े। अब हम बात करेंगे मातृ देवी की प्रतिमा। देखिए, मातृ देवी की प्रतिमा की मैं आपसे बात करता हूं। तो मातृ देवी प्रतिमा में आपने देखा होगा कि एक तो ये किस माध्यम में बनी है और एक इसकी माप क्या है। तो माप तो आपको, माध्यम तो सभी लोगों को लगभग पता है कि इसका माध्यम क्या रहा है? टेराकोटा रहा है। इसका जो माध्यम है वो क्या माना जाता है? टेराकोटा माना जाता है, या इसका माध्यम टेराकोटा रहा है। इसकी यदि हम माप की बात कर लेते हैं तो माप भी लगभग कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई है, और वो होती है 22 सेंटीमीटर कह दें हम, या 8.8 इंच कह दें, दोनों की दोनों एक ही बातें हैं। ये सुरक्षित कहां पर रखी गई है? तो वही इसका संग्रह, राष्ट्रीय जो संग्रहालय है वो दिल्ली में, इसे क्या रखा गया है? सुरक्षित रखा गया है, या ये सुरक्षित रखी हुई है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे माध्यम। और इसका माध्यम क्या है? इसका माध्यम है टेराकोटा। कौन सी माध्यम में? टेराकोटा माध्यम में इसको बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी माप की, कि इसकी माप क्या है। तो देखिए, माप की बात करें तो 22 सेंटीमीटर कह दें, या फिर इंच में हम इसकी बात करें तो इसको क्या कह दें? 8 इंच कह दें, वही बात होगी। और फिर आ जाता है इसका संग्रह। देखिए, हमको मोस्टली चीज पढ़नी है, फालतू की आपको कोई बातें नहीं पढ़नी है, जो पेपर में क्वेश्चन में आती हैं और पूछी जाती हैं। अब आप देखो, कोई भी क्वेश्चंस पूछोगे, अब यदि आप मुझसे जुड़ते हो कि साहब डीएसएसबी के पेपर में सब 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, सब मुझको पूरे 100 की 100 सेम मिल जाए आपसे, नहीं मिलेंगे। आपको वहां 90 ही क्वेश्चन मिलेंगे। 10 क्वेश्चन तो ऐसे बनते हैं जो रजिस्टर में भी हमारे नहीं होते हैं, हमारे नोट्स से भी बाहर होते हैं। 2-5 क्वेश्चन थोड़े क्या बनाता है, एग्जामिनर अपने तरीके से बनाता है, लेकिन जो इन चीजों को सबको पढ़ेगा मेरे पढ़ाए तरीके से, वो उन 5 क्वेश्चनों को भी लगभग उनमें से 2-3 क्वेश्चन पुटअप करने की अपनी क्षमता रखता है। ठीक है।
और क्वेश्चन गलत होंगे तो वो भी क्वेश्चन गलत होते हैं जो आप लोग खुद पढ़ते हो, तो कई बार वो क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो यहाँ की हमने बात कर ली। अब देखिए इसकी बात करेंगे हम संग्रह की। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में इसे क्या रखा गया है? सुरक्षित रखा गया है, या यह सुरक्षित है, या इसे हम सुरक्षित मानते हैं। यहां तक हमने पढ़ा। अब देखिए भाई, अब इसमें एक चीज और आती है, और वही मोस्ट मानकर आप बात करें। मैंने लगा भी दिया है, मोस्ट का निशान समझ लिया करो, मैं इस प्रकार हैज लगाता हूं, ठीक है। पशुपति मोहर, बात करते हैं ना अपन, कुकुद युक्त बैल कहां से मिलता है? तो कुकुद युक्त बैल कहां से मिलेगा? मोहनजोदड़ो से मिलेगा। ट्रिक याद रखना, कुकुद युक्त का मतलब होता है कि यानी कुकड़ा हुआ, यानी बहुत व्यक्ति काम करेगा तो क्या हो जाएगा? परेशान हो जाएगा। परेशान जब होता है जब आदमी जुतता है, और जुतेगा कहाँ? जोदड़ों में जुतेगा। तो हमको ट्रिक्स से याद रखना है। और पशुपति मोहर की यदि हम बात करते हैं, तो पशुपति की जो प्रतिमा है, ये जो पशुपति मोहर है, ये कहाँ से, या पशुपति मोहर मानी जाती है मोहनजोदड़ो से। कहां बनी हुई है? कौन से माध्यम में है? तो वही साबुनी पत्थर कह दें या शेल खड़ी कह दें। तो माध्यम साबुनी पत्थर ऑब्लिक शेल खड़ी, वही आ गया इसका माध्यम। अब माध्यम के बाद में मैं इसकी बात करता हूं, तो माध्यम के बाद में इसकी जो प्रमुख बातें आती हैं वो ये आती हैं कि इसका संग्रह कहां पर है हमको। तो संग्रह, और संग्रह कहां पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। तो इसका जो संग्रह है वो कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय में इसका क्या किया गया है? संग्रह किया गया है, या ये सुरक्षित रखी गई है। अब देखिए भाई, हम बात करेंगे इसमें से क्वेश्चन क्या आता है। इसमें क्वेश्चन आता है कि मोहर पर कौन कौन से पशु बने हुए हैं, कि निम्न में से पशुपति मोहर पर कौन सा पशु अंकित नहीं है, या निम्न में से कौन सा पशु अंकित है। तो देखिए हम बात करते हैं, तो हाथी, बाघ, गैंडा, भैंस, हिरण। हाथी, बाघ, हिरण, तीनों को याद रखना है। हाथी है आपका, बाघ है आपका, हिरण है, और आपका क्या है? गैंडा है, और आपका क्या है? भैंसा है। हमको मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि ये जो पशुपति मोहर की जो आकृति हैं, इन पर इनकी आकृति बनी हुई है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि निम्न में से कौन सी आकृति नहीं है। अधिकांशतः क्या मिलता है? ऑप्शन में आपको मिलेगा गाय। ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? गाय। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि ये पांचों की पांचों आकृतियां हैं, ये इस पशुपति मोहर पर बनाई गई हैं, या इस पशुपति मोहर पर हैं। तो हमने पात्र देवी प्रतिमा की भी बात कर ली, और आपके पशुपति मोहर की भी हमने बात कर ली। अब हम बात क्या करते हैं, और हमारे सामने एक और आती है यहाँ पर, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो यहाँ की यदि हम बात कर लें, तो यहाँ से एक सभा भवन भी प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से एक सभा भवन प्राप्त हुआ है, उसका आकार 90 फीट वर्गाकार है। कैसा है? 90 फीट वर्गाकार है। तो आप नोट डालकर लिख लीजिए, नोट डालकर लिखिए नंबर 1, यहां से एक सभा भवन भी प्राप्त हुआ है, जिसका आकार कितना बताया मैंने आपको? आकार बताया मैंने आपको 90 फीट वर्गाकार है। नंबर 2, टिकरे के नाव। दूसरा मोस्ट आपको क्या याद रखना है? आपको दूसरा मोस्टली याद रखना है, टिकरे के जो नाव है, किसके नाव? टिकरे के जो नाव है, उसका रेखा चित्र भी हमें यहीं से प्राप्त होता है। तो हम लिख सकते हैं
पूरा लिख लो चाहे शॉर्ट में कर लो। टिकरे के नाव का रेखा चित्र कर लो। टिकरे के नाव का रेखा चित्र भी यहीं से प्राप्त होता है। तो टिकरे का नाव का जो रेखा चित्र है वो भी यहीं से प्राप्त होता है, ये यहीं से हमें प्राप्त हुआ है। तो ये हमने पढ़ लिया आपका कंप्लीट। या हम इसमें एक चीज और लिख सकते हैं कि यहां से टेराकोटा बैल की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है, ये भी लिख लो तीसरे पॉइंट में। यहां से टेराकोटा बैल की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। तो ये चीजें हमने पढ़ी किसके अंतर्गत, इस मोहनजोदड़ो के अंतर्गत। जो भी मोस्टली चीज थी वो हमने आपको बताई। कोई भी नया कॉन्सेप्ट आता है, कोई भी नई चीज आपको इसमें जुड़ती है, तो मैं आपको या तो पेपर में या मैं आपको पीडीएफ में उसे मेंशंस करके चलूंगा। यहां तक जो मैंने आपको बताया वो लगभग बिल्कुल आपको समझ में होगा बेटा, कि मातर देवी की प्रतिमा माध्यम टेराकोटा है, माप इंच में भी बता दिया, सेंटीमीटर में बता दिया, संग्रह बता दिया, पशुपति मोहर का माध्यम बता दिया, इसका हमने आपको संग्रह बता दिया, कौन कौन सी आकृति हैं हमने आपको वो बता दिया। और यहाँ से एक सभा भवन प्राप्त हुआ है जिसका आकार 90 फीट वर्गाकार है। टिकरे के नाव का रेखा चित्र भी यहीं से मिला है। यहाँ से टेराकोटा की बैल की प्रतिमा भी प्राप्त होती है, या पशुपति बैल पर भी, या पशुपति की मोहर पर बैल की आकृति मिली है। एक महत्वपूर्ण यदि हम बात करते हैं तो जो कुम्हार होते हैं उन कुम्हारों की जो भट्टे हैं वो भट्टे भी यहीं से प्राप्त माने जाते हैं। मुझवानी वैसे ही याद रखना कि जो कुम्हारों के भट्टे हैं वो भी यहीं से, लिख लो पर आप क्या पता फिर आप रह जाओ। यहां से कुम्हारों के भट्टों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। तो कुम्हारों के भट्टों के जो अवशेष हैं वो भी यहीं से प्राप्त होते हैं। तो यहां पर हमने बात की मोहनजोदड़ो की। अब हम आपको लेकर के चलेंगे धोलावीरा, और धोलावीरा को क्या कहा जाता है, श्वेत कूप, मैंने आपको बताया था। देखिए भाई, मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी धोलावीरा के अंदर, जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता की बात की थी कि ऐसा प्रथम नगर है या सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा नगर है जो त्रिस्तरीय स्तर पर इसका विभाजन है। और नहीं तो सब क्या हुए, द्विस्तर पर हुए, लेकिन धोलावीरा किस पर है, त्रिस्तर पर है। कोई क्वेश्चन रह जाए तो मैं लास्ट में मेंशन कर दूंगा, थोड़ी तबीयत वीक है इसलिए, लेकिन फिर भी मैं आपको सुविधा। तो धोलावीरा, धोलावीरा जो है वो क्या है, श्वेत कूप के नाम से भी जाना जाता है। त्रिस्तरीय विभाजन हुआ है। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकलता है, राखी गढ़ी से पहले की हम यदि बात करें तो यही स्थल बड़ा था। उसके बाद में हम यदि धोलावीरा की और बातें करें तो इसे विश्व धरोहर में घोषित कब किया गया, 2021 में इसे विश्व धरोहर में भी घोषित किया गया है हाल ही में। तो ये 2 3 4 5 बातें हैं ये हमको देखने को मिलती है। इनका जो त्रिस्तरीय विभाजन है वो क्या रहा है, दुर्ग रहा है, फिर मध्य रहा है, और फिर नगर रहे हैं। तो यानी पहले ऊपर ही ऊपर क्या है, दुर्ग है, उसके बाद क्या है, मध्य है, और उसके बाद में क्या है, नगर है। तो हम इसका कॉन्सेप्ट ऐसे बनाते हैं, इसका हमारे सामने जो कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट बनकर हमारे पास तैयार होता है कि इसका जो विभाजन है वो कितने स्तर पर है, त्रिस्तरीय है। पहले क्या है, नगर, बाद में क्या है, मध्य, और बाद में क्या है, दुर्ग।
ठीक है, यदि हम दुर्गों को ही यहां रख दे, इसकी पोजीशन उल्टी कर दें, तो वहां तो सूर्य की किरणें जा ही नहीं पाएंगी। तो धोलावीरा का जो विभाजन है वो कितने स्तर पर हुआ है? त्रिस्तरीय विभाजन माना जाता है, दुर्ग, मध्य और नगर। अब हम बात कर लेते हैं धोलावीरा की। तो धोलावीरा पर जब हम चलते हैं तो वर्तमान की यदि हम बात करें तो भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। पहला तो कौन सा है? राखीगढ़ी है, हम पढ़ेंगे वहां भी, लेकिन जो दूसरा है वो कौन सा माना जाता है? आपका धोलावीरा माना जाता है। अब धोलावीरा पर हम बात करेंगे तो धोलावीरा पर हमने जाना कि धोलावीरा मात्र एक ऐसा नगर था जिसका विभाजन त्रिस्तरीय पद्धति पर है। तो ये आप सब लोग बना लेना, ठीक है भाई। अब देखिए, अब हम इसका फर्स्ट एरो लगाते हैं कि धोलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था जिसका विभाजन त्रिस्तरीय हुआ है। ठीक है भाई, मैं यहां बना देता हूं दुर्ग, मध्य और नगर। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट, भारत का दूसरा बड़ा स्थल, भारत का कैसा है? दूसरा बड़ा स्थल है, या भारत का दूसरा बड़ा स्थल माना जाता है। और पहले की हम बात करेंगे तो पहले नंबर 1 की हम बात करेंगे तो वहां हमारा क्या आएगा? राखीगढ़ी। ध्यान रख, तो दोनों कॉन्सेप्ट हमने आपको तैयार करवा दिए। दूसरा जो सबसे बड़ा स्थल है वो क्या माना जाता है? धोलावीरा को ही माना जाता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो 2021 में विश्व धरोहर सूची में, विश्व धरोहर सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज, और विश्व धरोहर सूची में हाल ही 2021 में से क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो हम लिख सकते हैं विश्व धरोहर सूची में 2021 में इसे शामिल किया गया है। तो हमारा कॉन्सेप्ट बन रहा है आपका तैयार कि धोलावीरा था पहला, और धोलावीरा की हमने बात की तो धोलावीरा क्या है? श्वेतकूप है। धोलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था जिसका विभाजन कौन सी पद्धति पर हुआ है? त्रिस्तरीय पर हुआ है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, कौन सा माना जाता है? धोलावीरा। प्रथम की बात करें तो कौन सा होगा? राखीगढ़ी। उसके बाद में विश्व धरोहर सूची में 2021 में, मोस्टली याद रखना 2021 में इसे क्या किया गया है? विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तीनों स्तर मैंने आपको बता दिए, सबसे बड़ा आपका दुर्ग था, फिर आपका मध्य, फिर आपका नगर, यानी क्रमशः क्या रहेगा? नगर, मध्य और दुर्ग पर हम लोगों ने इसकी बात की। अब हम बात करते हैं कि इस नगर की क्या की गई है? किलेबंदी की गई है। किलेबंदी क्या होता है? चारों तरफ से घेरना, चारों तरफ से इसे क्या करना? पैक करना। वो ही क्या माना जाता है? किलेबंदी मानी जाती है। और उसको किससे घेरा गया है? दीवार से घेरा गया है। किससे घेरा गया है? दीवार से। तो हम लिख सकते हैं इस नगर की, इस नगर की किलेबंदी की गई है। तो इस नगर की क्या की गई है भाई? किलेबंदी भी की गई है, या इस नगर की किलेबंदी हुई है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर चट्टानों को काटने के प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, रॉक फास्फेट जिसे कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहां से चट्टान काटने के, या हमको चट्टानों को काटने के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। तो लिख सकते हैं यहां से हमें चट्टान काटने के
साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। कोष्टक में मैं आपको लिख रहा हूं रॉक फास्फेट। तो ये प्रमुख माने जाते हैं या आपके ये प्रमुख रहे हैं। तो यहां से हमें चट्टान काटने के क्या प्राप्त होते हैं? साक्ष्य प्राप्त होते हैं या साक्ष्य माने जाते हैं। यहां तक हमने बात की, इस कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया। आगे जैसे ही हम धोलावीरा में चलते हैं तो अब बात आती है कि यहाँ से कौन कौन से अवशेष मिले हैं या कौन कौन से अवशेष हैं। तो स्टेडियम है एक, तो एक आपका बांध है, एक आपका तटबंध है। तो स्टेडियम, बांध और तटबंध। अब हम इसकी बात करेंगे अवशेषों की। अवशेष, स्टेडियम, बांध और तटबंध। तो पहला कौन सा रहा है? स्टेडियम रहा है। दूसरा आपका क्या रहा है? बांध रहा है। और तीसरा आपका क्या रहा है? तटबंध रहा है। तो तीनों को ही प्रमुख माना जाता है। ये तीनों ही आपके क्या रहे हैं? प्रमुख रहे हैं। अपन बात कर देते हैं पॉलिशदार श्वेत जो पत्थर है, पॉलिशदार जो श्वेत पत्थर है, यानी उस पॉलिशदार श्वेत पत्थर को हम एक में कह सकते हैं श्वेत कुआ कह दें, है ना। तो इसे श्वेत कूप किस लिए कहा गया है? क्योंकि पॉलिशदार यहाँ पर सफेद पत्थर मिलता है। तो हम ये लिख सकते हैं नंबर चौथा, पॉलिशदार श्वेत पत्थर। तो ये प्रमुख माने जाते हैं या आपके ये प्रमुख रहे हैं। और प्रमुख तौर पर हमने क्या बात की? प्रमुख तौर पर हमने बात की धोलावीरा की, जिसे हम श्वेतकूप कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात तो यह है कि इसका विभाजन 3 स्तरों में हुआ है। पहला नगर है, दूसरा मध्य है, दुर्ग है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा है, प्रथम राखी गढ़ी है। विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया 2021 में। इस नगर की किलेबंदी भी की गई है। कोष्टक में लिख देता हूं, चारों तरफ से दीवारों से घेरना, चारों तरफ से दीवारों से घेरना। तो ये क्या है? इसके प्रमुख बिंदु माने जाते हैं। तो इस प्रकार मेरे मित्र बंधुओं, आपका क्या होता है? धोलावीरा समाप्ति की ओर चलता है। ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे चन्हू दड़ों की। और चन्हू दड़ो आपका कहाँ है? तो चन्हू दड़ो है आपका पाकिस्तान में। हाँ भाई, इसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख अवशेष। इससे जो अधिकांशतः क्वेश्चन प्राप्त होता है वो हमें अवशेष का प्राप्त होता है कि कौन कौन से अवशेष हमें यहां से प्राप्त होते हैं या कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बिना दुर्ग वाला, बिना दुर्ग वाला, दुर्ग को हम कह सकते हैं गढ़। तो बिना गढ़ वाला ये क्या माना जाता है? शहर माना जाता है या अकेला सिंधु शहर है। तो बिना गढ़ वाला अकेला इसे क्या माना जाता है? सिंधु शहर माना जाता है। तो ये बात आती है। इसके पहले पॉइंट्स में अपन बाद में करेंगे, नोट पॉइंट में बात करेंगे। लेकिन प्रमुख अवशेष की बात देखिए भाई। नंबर 1, सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन। नंबर 2, लिपस्टिक,
सौंदर्य प्रसाधन की हमने बात की, हमने इसकी लिपस्टिक की बात की, अलंकृत हाथी और तांबे की बतख, अलंकरण हाथी, अलंकरण हाथी, तांबे की बतख, तांबे की बतख, इसके क्या माने जाते हैं? प्रमुख अवशेष माने जाते हैं। सौंदर्य प्रसाधन रहा है, आपका लिपस्टिक रहा है, आपके अलंकरण हाथी रहे हैं, आपकी तांबे की बतख रहे हैं, एक हम क्या कहते हैं, मन के बनाने के कारखाने। तो पांचवा पॉइंट हम ये भी मेंशन करेंगे, मन के बनाने के कारखाने, ये भी हमारे क्या माने जाते हैं? प्रमुख माने जाते हैं, या मन के बनाने के कारखाने भी हमारे क्या रहे हैं? प्रमुख रहे हैं। अब देखिए भाई, नंबर 6 पॉइंट की हम बात करते हैं, और नंबर 6 पॉइंट पर हम बात करते हैं तो कुत्ते को बिल्ली का पीछा करते हुए, कुत्ते को बिल्ली का पीछा करते हुए, साक्ष्य भी यहां से मिले, कुत्ते को बिल्ली का पीछा करते हुए, तो ये जो हैं, ये इसके प्रमुख क्या माने जाते हैं? अवशेष माने जाते हैं। मैंने आपको पहला अवशेष बताया सौंदर्य प्रसाधन, उसके बाद हमने बताया आपको लिपस्टिक, उसके बाद हमने बात की अलंकरण हाथी, उसके बाद हमने बात की तांबे की बतख, उसके बाद हमने बात की मन के बनाने के कारखाने, उसके बाद हमने बात की कुत्ते को बिल्ली का पीछा करते हुए, प्रमुख अवशेष इसके माने जाते हैं, है ना? तो मनके का मतलब तो आप जानते हो क्या होता है? मनके का मतलब तो सब लोग जानते हो ना, मनके का मतलब यहां लिख दे रहा हूं कोष्टक में, मोती। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा आपका चन्हु दड़ो। अब चन्हु दड़ो के बाद हम जो बात करते हैं, वो हम बात करते हैं लोथल की। सिंधु सभ्यता का मानचेस्टर, जैसे अपन पढ़ते हैं ना भारत का मानचेस्टर क्या है, तो वहां कानपुर का नाम आता है, जहां से क्या होता है, व्यवसायिक सामग्री निकलती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का व्यवसायिक केंद्र था कौन? लोथल, क्योंकि बंदरगाह रहा है। कौन सा रहा है? क्योंकि बंदरगाह रहा है, इसलिए सुतकेनेडोर पाकिस्तान, वो भी क्या रहा है? बंदरगाह रहा है। और अल्लादीनो पाकिस्तान, ये भी क्या रहा है? बंदरगाह रहा है। और ये जो रहे हैं, ये प्रमुख कौन से माने जाएंगे? ये प्रमुख व्यवसायिक केंद्र माने जाएंगे, जहां से व्यवसाय का क्रम चालू होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोथल है, वो लोथल प्रमुख माना जाता है, या लोथल प्रमुख रहा है। अब देखिए भाई, आपके सामने अब हम लोथल आपको लेकर के चलेंगे, और लोथल की महत्वपूर्ण जो बातें हैं, वो हम आपको महत्वपूर्ण बात आपको सबमिट करेंगे। तो अब हम आपके सामने पढ़ाएंगे आपको लोथल। देखिए भाई, लोथल की बात यदि हम करते हैं, तो लोथल जो है आपका प्रमुखतः गुजरात में माना जाता है। और लोथल पर यदि हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बताई दी कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता का मानचेस्टर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि व्यवसाय के कारण। पहला पॉइंट हम यही मेंशन करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का मानचेस्टर कहा जाता है। तो लोथल गुजरात को सिंधु घाटी सभ्यता का मानचेस्टर कहा जाता है। अच्छा भाई, नेक्स्ट बात हम इस पर क्या करेंगे कि मोहनजोदड़ो से लगभग 600 मील दूर है, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से लगभग 600 मील, या हम लिख सकते हैं 960 किलोमीटर।
तो सिंधु घाटी सभ्यता का मानचेस्टर कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से लगभग 600 मील दूरी पर है। 960 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि सिंधु सभ्यता का यानी ये क्या था, बंदरगाह था, इसलिए सिंधु सभ्यता का इसे क्या कहा जाता है, मानचेस्टर। तो हम यहां मेंशन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, कोष्टक में लिख सकते हैं नगर डाक यार्ड रहा है। इसे सिंधु सभ्यता का मानचेस्टर कहा जाता है, या इसे सिंधु घाटी सभ्यता का मानचेस्टर कहा गया है। हमने ये पॉइंट पर बात की और हमारे मैं मानता हूं लगभग तीनों के तीनों पॉइंट आपके सॉल्वेंट होते हैं या सॉल्यूशन हमको मिलता है तीनों पॉइंटों का। चौथे पॉइंट पर देखो जाकर हम बात करें तो अब हम इसकी बात करेंगे। एक यहां पर हमें क्या मिलेंगे, मुख्यतः अवशेष की बात करेंगे हम। प्राप्त अवशेष नंबर 1। अब देखिए भाई, अवशेषों पर जब हम चलते हैं तो एक तो होते हैं इसमें बहुत अवशेष मिले, लेकिन मैं आपको मुख्यतः 7-8 लिखा के चलूंगा। वैसे मैं सब लिख दूंगा, 16 अवशेष हैं लगभग, लेकिन मैं आपको मुख्यतः बताऊं तो यहां पर कब्र मिली है। क्या मिली है, कब्र। नंबर 2, युगल समाधियां। क्या रही हैं भाई, युगल समाधियां। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो देखो यहां नाव भी मिली है। क्या मिली है, नाव मिली है। एक क्या होता है, जो जहाज होते हैं उनकी क्या बनती है, पेंदी बनती है। क्या बनती है, पेंदी बनती है। तो हम कह सकते हैं गोदीवाड़ा के साक्ष्य भी यहां मिलते हैं। गोदीवाड़ा के साक्ष्य, गोदीवाड़ा के साक्ष्य। नंबर 5, 17 जो मनुष्य हैं, यह हम मानते हैं कि लोथल से 17 कब्रें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 3 कब्रों में 2-2 लोगों को दफनाया गया है। कुल कब्र जो यहां से प्राप्त हुई हैं वो कितनी प्राप्त हुई हैं, 17। लेकिन उसमें हम मानते हैं कि 3 कब्रें हमें ऐसी प्राप्त हुई हैं जिनमें 2-2 लोगों को दफनाया गया है, या जिनमें 2-2 लोगों को दफनाया गया है। तो हम लिख सकते हैं यहां से 17 कब्र प्राप्त, ऑब्लिक ध्यान रखना, जिनमें से 3 कब्रों में 2-2 लोगों को दफनाया है। देखिए, प्राप्त अवशेषों की अपन ने बात की, कब्र है, युगल समाधियां हैं, नाव है, गोदीवाड़ा के साक्ष्य हैं। यहां से 17 कब्रें प्राप्त हुई हैं। कितनी कब्रें, 17 कब्रें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से कितनी कब्रों में, 3 कब्रों में कितने कितने, 2-2 लोगों को दफनाने के क्या प्राप्त होते हैं, साक्ष्य हमें यहाँ प्राप्त होते हैं, या हमने साक्ष्य प्राप्त किए। पत्थर के बाट और तराजू के साक्ष्य भी यहीं से मिले। पत्थर के बाट नंबर 7, तराजू के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं, या पत्थर के बाट और तराजू के साक्ष्य हमें यहीं से प्राप्त होते हैं। दिशा मापक यंत्र और मोती बनाने की भट्टी, दोनों लिख लीजिए। दिशा मापक यंत्र, मोती बनाने की भट्टी भी हमें यहीं से प्राप्त होती है, या हमें यहीं से प्राप्त हुई है।
तो ये हमने आपके बारे में आपको बताया, लोथल जो प्रमुख रहा या लोथल को प्रमुख माना जाता है। तो हमने लोथल के बारे में आपको पढ़ा और लोथल के बारे में हमने आपको बताया। अब देखिए ये प्रमुख रहे हैं लोथल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कालीबंगा। पहले तो गंगानगर लिखते थे, लेकिन अब हम तो मेंशन करेंगे हनुमानगढ़, जिसे कहा जाता है काली चूड़ियों का शहर। अब हम काली चूड़ियों की शहर की बात करेंगे। हाँ भाई, अब देखिए अब हम बात करेंगे कालीबंगा हनुमानगढ़ की। और कालीबंगा हनुमानगढ़ में मैं आपको लेकर चलूंगा, और राजस्थान के लोग तो लगभग जानते ही होंगे कालीबंगा हनुमानगढ़। आई मीन कि आपको सारणी तैयार करवाऊंगा, है ना, किसकी खोज कब की, किसने इसका उत्खनन किया, पूरा कंटिन्यूस एक सारणी मेंशंस करेंगे। उस सारणी में हम सब कुछ पढ़ेंगे। कालीबंगा सबसे पहला मोस्ट पॉइंट तो बनता है, काली चूड़ियों का शहर कहा जाता है। काली चूड़ियों का शहर कहा जाता है, या इसे काली चूड़ियों का शहर कहा गया। अब देखिए भाई, अब हम इसके बाद बात करते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा की हमने बात की कि काली चूड़ियों का शहर कहा जाता है, या इसे हम काले शिलामंड की चूड़ियां भी कहते हैं। लेकिन जहां काली चूड़ियां आ जाएंगी वहीं आप लोग समझ जाओगे कि काली चूड़ियों का नाम आते ही हमारे सामने एक तैयार हो जाता है कि काली चूड़ियों का शहर कालीबंगा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्रमुख अवशेषों की, कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए भाई, कालीबंगा को मैं लेकर के चलता हूं, और कालीबंगा पर मैं आपसे अवशेषों की बात करूं, तो देखिए कालीबंगा में हमें बहुत अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन वहां भी हम मोस्टली बात करेंगे तो लकड़ी की नालियों के जो साक्ष्य हैं वो हमें कालीबंगा से मिलते हैं। जुताई के साक्ष्य खेतों में वो भी हमें कालीबंगा से मिलते हैं। तो हम कालीबंगा की यदि बात करें तो नंबर 1, लकड़ी से बनी नालियों के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। नंबर 2, खेतों की या खेती की के यहां भी मिलते हैं। तो हमने सबसे पहले बात कर ली थी कालीबंगा की, कि इसको काली चूड़ियों का शहर कहा जाता है। लकड़ी से बनी नालियों के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। खेती की जुताई के साक्ष्य में यहीं से मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसी कालीबंगा पर, तो हम आगे चलते हैं तो हमें बेलनाकार मोहरें, हवन कुंड, कांसे की सुई। तो बेलनाकार मोहरें, बेलनाकार मोहरें, हवन कुंड। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता में बात करेंगे तो अधिकांश मोहरें हमें वक्राकार में मिली हैं। किसमें मिली हैं? वक्राकार में मिली हैं। तांबे का बटन, पूरी एक सारणी बनवा दूंगा, तांबे का बटन, तांबे की बतख, ठीक है, ये कहां कहां मिले हैं। नंबर 6, घरों में कुएं के साक्ष्य, घरों में कुएं के साक्ष्य। तो ये हम कालीबंगा में मोस्टली मान के चलते हैं, जो आपसे प्रत्येक परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं, या प्रत्येक परीक्षा में पुटअप हुए हैं, या प्रत्येक परीक्षा में हमें इनको देखने के लिए मिला है। यहां तक हमने आपको पढ़ा, ये पॉइंट आपका हमने क्लियर किया। यहां तक हमने पढ़ करके कि कालीबंगा है जो आपकी हनुमानगढ़ में है, काली चूड़ियों का शहर कहा जाता है।
अवशेष लकड़ी की बनी नालियों के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। खेती की जुताई के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। बेलनाकार मोहरें मिली हैं, हवन कुंड मिले हैं, तांबे का बटन मिला है, घरों के में कुएं के साक्ष्य भी हमें यहीं से मिलते हैं। अब देखिए भाई, एक छोटी सी आप सारणी तैयार कर लीजिए, और छोटी सी सारणी में आप लोग क्या तैयार करोगे वो हम आपको बताते हैं। ठीक है भाई, ये देखिए एक बार, उतार लिया होगा सबने, है ना। देखिए भाई, या हम उस पर थोड़ा लास्ट में बात चर्चा करेंगे, जब हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा तब हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे वनमाली की। और वनमाली आपकी कहां पर है? वनमाली हरियाणा में है। और ये जो हरियाणा में है, ये हरियाणा में इसकी वर्तमान जो स्थिति है वो फतेहाबाद में है। और जो नदी आती है वो कौन सी नदी है? तो रंगोई नदी है। तो अब हम बात करेंगे वनमाली की। वनमाली हरियाणा, वर्तमान स्थिति। फतेहाबाद नदी, रंगोई। तो वनमाली हमने बात की हरियाणा की, और नदी की हमने बात की तो रंगोई है। और वर्तमान स्थिति हमने इसकी जानी, तो वर्तमान स्थिति कहां पर है? हरियाणा में है। देखिए भाई, सबसे प्रमुख क्या माने जाता है? तांबे का वाडाग्र यहां से मिलता है। प्राप्त अवशेषों की मैं बात करूं आपसे, तो तांबे का वाडाग्र मिला है। वाडाग्र का मतलब होता है इस प्रकार का होता है। तो ये क्या होता है? वाडाग्र मिला है, तो इसकी हम बात करते हैं। तो ये हमें कहां से मिलता है? वनमाली से मिलता है। अब हम वनमाली में बात करते हैं प्रमुख अवशेषों की। पहला, पहले अवशेष की बात करते हैं, तो देखिए यहां पर मिट्टी के बर्तन मिले हैं। किसके बर्तन मिले? मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सेल खड़ी की मोहरें मिली हैं। किसकी मोहरें? सेल खड़ी की मोहरें। तो नंबर एक, मिट्टी के बर्तन। नंबर दो, सेल खड़ी की मोहरें। नंबर तीन की यदि हम बात करते हैं, तो हमारे पास में आती है हल्की आकृति और तांबे का वाडाग्र। हल्की आकृति। नंबर चार, तांबे का वाडाग्र। ये हमें प्रमुख रूपेण मिलते हैं, या हमने इसकी प्रमुख रूप से बात की। तो देखिए, वनमाली हरियाणा पर हम लोग चले, और वनमाली हरियाणा पर अपन ने जाकर देखा, तो वर्तमान स्थिति इसकी कहां पर है? तो वर्तमान स्थिति इसकी फतेहाबाद में है। नदी जो है इसकी वो रंगोई है। प्रमुख अवशेष में मिट्टी के बर्तन हैं, सेल खड़ी की मोहरें हैं, हल्की आकृति है, तांबे का जो वाडाग्र है वो हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। या इन अवशेषों की हम बात करें, तो ये सभी अवशेष हमें यहीं से प्राप्त होते हैं। अब देखिए भाई, अब हमारे सामने छोटे छोटे आते हैं राखी घड़ी। देखिए भाई, देखिए भाई, ये जो राखी घड़ी है, इस राखी घड़ी की हम यदि बात करते हैं, तो इस राखी घड़ी में हम मोस्टली क्या पढ़ेंगे कि वर्तमान में सिंधु सभ्यता का, वर्तमान में सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित, वर्तमान में सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित प्रमुख माना जाता है, या ये
भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। ये बात तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो हम लिख सकते हैं वर्तमान में भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। तो बात की हमने वर्तमान में, और भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो हराखी गढ़ी है। हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी कहा जाता है हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी भी किसे कहा जाता है? राखी गढ़ी को। तो ये पॉइंट मेंशन करेंगे हम, हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी भी इसे कहा जाता है। यह हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी राखीगढ़ी रही है। तो यही 2 पॉइंट इसमें होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दायमाबाद, या दैमाबाद कह देते हैं। और आपका दायमाबाद कहां पर है? MH, यानी महाराष्ट्र में। मोस्टली बात होती है 3 जो यहां से अवशेष प्राप्त होते हैं। वैसे तो लगभग 3 ही माने जाते हैं। एक तो हाथी और गैंडे की मूर्ति मिली है, और तांबे का रथ मिला है। तो तांबे का जो रथ है वो हमें दैमाबाद से मिलता है, और तांबे की हाथी की मूर्ति और तांबे की गैंडे की मूर्ति। तो मुख्यतः तीनों को आप याद रखना है। तांबे का रथ, तांबे की हाथी की मूर्ति, और तांबे की गैंडे की मूर्ति। तो ये तीनों पॉइंट हमने मेंशंस किए। हमने राखी गढ़ी पढ़ा, सबसे बड़ा स्थल था भारत का, हड़प्पा सभ्यता की प्रांतीय राजधानी रहा है। उसके बाद में हमने बात की दायमाबाद की, महाराष्ट्र में है, तांबे का रथ मिला है, तांबे की हाथी की मूर्ति मिली है, और तांबे की ही गैंडे की मूर्ति यहां से हमें प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं, एक स्थल आता है मीठाथल, और जो कहां पर है? हरियाणा में है। और अवशेष क्या मिले? शंख की चूड़ियां। देखिए, मीठाथल, हरियाणा, अवशेष शंख की चूड़ियां। देखिए, मीठातल हरियाणा में, ध्यान रखना भिवानी जिले में है ना, भिवानी के पास है। भिवानी कह सकते हैं, भिवानी। तो वहां माना जाता है मीठाथल है, और अवशेष प्राप्त हुआ है शंख की जो चूड़ियां हैं, शेख नहीं लिखना ना, शंख है। शंख की जो चूड़ियां हैं वो हमें वहां से प्राप्त होती हैं। ठीक है भाई। तो हमने इनकी मुख्यतः बात की। एक रोपड़ भी आ जाता है ना, और रोपड़ से क्या मिली है? तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तो आप रोपड़ भी लिख लीजिए, और रोपड़ में लिख लेना तांबे की कुल्हाड़ी। अवशेष, तो ये मैंने आपको बताया राखी गढ़ी के अंतर्गत, आपको दायमाबाद के अंतर्गत, आपको मीठाथल के अंतर्गत, और आपको रोपड़ के अंतर्गत। अब मैं आपसे जो बात करने के लिए चाहूंगा वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि धार्मिक प्रतीक चिन्ह, या सिंधु घाटी सभ्यता में उत्खनन से धार्मिक हमें चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। अब वो धार्मिक जो चिन्ह हैं वो कौन कौन से माने जाते हैं? तो यानी कौन से देव का कौन सा प्रतीक चिन्ह रहा है, या कौन से देवी के रूप में कौन सा उसका प्रतीक चिन्ह के रूप में
उसको मेंशंस माना जाता है या वो आपका प्रमुख माना जाता है। तो देखिए अब हम बात करेंगे। हाँ भाई देखिए, अब हम बात करेंगे एक तो प्रतीक की। किसकी? प्रतीक। और कौन से देवता का कौन सा चिन्ह रहा है, कौन से देवता का कौन सा प्रमुख चिन्ह रहता है, या कौन से देवता का कौन सा प्रमुख चिन्ह माना जाता है। अब देखिए भाई, मेंशन से बात करेंगे। एक तो प्रतीक चिन्ह, और एक उसका महत्व क्या है। एक तो उसका प्रतीक चिन्ह और एक उसका महत्व क्या है। तो देखिए, मुख्य इष्ट देव, मुख्य इष्ट देव सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र देवी को माना गया है। ठीक है, यानी भूमि की देवी। तो हम मान सकते हैं मात्र देवी, मुख्य इष्ट देव, मुख्य इष्ट देव के रूप में मेंशन कर लिया। अब देखिए भाई, अब हम सेकंड में यदि चलते हैं तो हमारा जो सेकंड आता है वो कौन आता है? पशुपति शिव योगेश्वर। पशुपति शिव योगेश्वर। तो दोनों की हमने बात की। उसके बाद में हम बात करेंगे कबूतर और पीपल। तो कबूतर तो क्या रहा है? पवित्र पक्षी। और पीपल क्या है? पवित्र पशु। तो देखिए, कबूतर और पीपल। कबूतर तो क्या है? पवित्र पक्षी है। और आपका पीपल क्या है? पवित्र वृक्ष है। इन दोनों पॉइंटों पर हमने मेंशंस में बात कर ली। और दोनों पॉइंटों को मेंशन से अपन ने पढ़ा, तो इसमें यदि अपन ने बात की तो अपन आगे चलकर बात करेंगे। एक तो भैंसा और बकरा। तो भैंसा तो क्या है? विजय का प्रतीक है। और बकरा क्या है? बलि का प्रतीक है। तो दोनों पर हम बात कर लेंगे। एक तो आपके आ गया भैंसा, और भैंसा को क्या माना जाता है? विजय का प्रतीक। विजय का प्रतीक। बकरा बलि का प्रतीक। तो इन दोनों को मुख्यतः प्रमुखतः माना जाता है। ये दोनों प्रमुख रहे हैं। तो प्रतीक चिन्ह मात्र देवी, मुख्य इष्ट देव, पशुपति शिव योगेश्वर, कबूतर पवित्र पक्षी, पीपल पवित्र वृक्ष, भैंसा विजय का प्रतीक, और बकरा बलि का प्रतीक आपका प्रमुख माना जाता है, या आपका प्रमुख रहा है। तो यहां तक हमने आपको पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यताएं। अब देखिए भाई, अब बहुत चीजें इसमें क्या निकल के आती हैं। जो बहुत चीजें निकल कर आती हैं वो मुख्य मुख्य बातें हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या रहा है, या कौन कौन से आपके ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः माने जाते हैं, या आपके मुख्यतः रहेंगे। तो ये बात की चर्चा हम आपसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तभी तक सभी मित्रों को राधे राधे।